वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2024 क्लास 10th का सेट 2 क्वेश्चन पेपर कोड 33(2) को डिस्कस करने वाले हैं। एंड यहाँ पे हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपका सेट 1 से डिफरेंट है। सेट 1 हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। जो सेम वाले क्वेश्चंस है वो सेट 1 के अंदर यहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय टू इक्वेशंस आर। तो मान लो हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। लेट्स से द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज a1x प्लस b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब यहां पे आप देखें तो अगर हमारी कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या होता है कि कंसिस्टेंट मतलब उनका सोल्यूशन मिल रहा है। अब सोल्यूशन कितने केसेस में मिलता है? जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तब उनका क्या होता है? एक सोल्यूशन होता है। जब लाइंस इंटरसेक्ट, जितने पॉइंट पे लाइन कट करती है ना उतने सोल्यूशन मिलते हैं। एक पॉइंट पे कट कर रही है इंटरसेक्टिंग और उस केस में होता है वन सोल्यूशन और ये कंसिस्टेंट हो गया क्योंकि सोल्यूशन मिल गया। पहली लाइन यहां पर, दूसरी इसके ही ऊपर, मतलब लाइंस क्या हो गई आपकी? कोइंसिडेंट हो गई और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और इस केस में भी क्या हो गया? कंसिस्टेंट, यानी कि ये क्या हो गया? कंसिस्टेंट। लेकिन एक केस ऐसा होता है जब लाइंस पैरेलल होती हैं और उस केस में उनका नो सोल्यूशन। तो यहां पे वो क्या होती हैं? आपकी इनकंसिस्टेंट होती हैं। यानी कि केवल दो केस हमारे पास ऐसे हैं जहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है ना वो कंसिस्टेंट है। यानी कि आप ऑप्शन डी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट को आप यहां पे क्लिक करेंगे। क्वेश्चन 6 है, इफ द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल इज 7/20 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल देन द एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू। आप समझो, दिस इज क्वेश्चन 6 कि हमारे पास एक सर्कल है, वी हैड अ सर्कल, उसका कोई सेक्टर है। ऐसा हम मान लेते हैं कि इसका सेंट्रल एंगल जो है वो थीटा है एंड लेट अस अज्यूम दैट इसकी जो रेडियस है वो भी आर है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एंड एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया मेरे पास? एरिया ऑफ सेक्टर मेरे पास होता है थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अभी वो हमसे क्या कह रहा है? कंडीशन क्या कह रही है कि एरिया ऑफ सेक्टर है ना वो 7/20 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल है। यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 7/20 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है मेरे पास? दैट इज थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर एंड 7/20 इंटू एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वेयर। 360 को इधर ले गए, 7/20 इंटू 360, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 126 डिग्री। तो हमारे पास जो सेंट्रल एंगल है वो 126 डिग्री। हमने पहले मान लिया कि जो सेंट्रल एंगल है वो थीटा है, रेडियस आर है, दोनों निकाल ली और जो कंडीशन दे रखी थी वहां पुट करते ही हमें सेंट्रल एंगल यहां पर मिल गया है। क्वेश्चन 10 देखिए, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। दो कॉइन्स को टॉस किया जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल इज, कि हमें ज्यादा से ज्यादा एक टेल मिले। तो जब दो कॉइन्स को उछाला जाता है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, तो हमारे पास टोटल केसेस क्या बनते हैं? टोटल केसेस हमारे पास क्या बनेंगे? देखिए, दोनों हेड आ सकते हैं, पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड, या फिर दोनों ही टेल भी आ सकते हैं। अब हमसे वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है?
let E denotes the event of getting at most one टेल, कि हमें ज्यादा से ज्यादा एक टेल मिले। दो वर्ड हमारे पास आते हैं, एक आता है एट लीस्ट, इसका मतलब होता है कम से कम, हिंदी में लिख रहे हैं हम। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। इनको ना समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इनके बीच में छोटा सा डिफरेंस होता है और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एट मोस्ट का मतलब है हमारे पास ज्यादा से ज्यादा, मतलब जब वो एट मोस्ट की बात कर रहा है, एट मोस्ट वन टेल, तो एट मोस्ट वन टेल का मतलब है एक टेल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम और नहीं होगा तो भी काम हो जाएगा हमारा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं एट मोस्ट टू टेल, तो आपको टू टेल वाले लेने हैं और वन टेल वाले लेने हैं, और जिनमें नो टेल है वो भी आपको लेने हैं। ये एट मोस्ट का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा दो होंगे, वन वाले भी लेने हैं और जिनमें नहीं है वो भी लेने हैं। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, जैसे वो कहता है एट लीस्ट टू टेल, तो दो वाले भी लेने हैं, इससे ऊपर तीन टेल वाले भी आपको लेने होते हैं। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो यहां पर वो कह रहा है एट मोस्ट वन टेल, यानी ज्यादा से ज्यादा एक टेल और नहीं होगा तो भी आपको लेना है। तो आपका एक टेल वाले हैं ये एच टी टी एच और एच एच। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालना है एट मोस्ट वन टेल, तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं हमारे पास, 3, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई मेरे पास क्या आ गई, दैट इज 3/4 मेरे पास यहां पे आ गई है। क्वेश्चन 11 देखिए, इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं और उनका मीन 11 है, तो एक्स की वैल्यू बता दीजिए। तो हमारी 5 ऑब्जर्वेशन क्या है, 5 ऑब्जर्वेशंस आर, वो है हमारे पास x, x+2, x+4, x+6 एंड x+8। ये हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस है। जब हम मीन निकालते हैं तो कैसे करते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू मीन। यानी कि मैं अगर मीन निकालूं तो वो होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन 5, ये आ गया मीन। और जो मीन है वो हमारे पास दे किसके इक्वल रखा है, 11 की। आप इसे ऐड कर लो यहां पे, 1 2 3 4 5, यानी 5x हो गया, और 2 + 4 इज 6, 6 + 6 इज 12, +8 इज 20/5। ये मीन हमने निकाल लिया। अब एक मीन क्वेश्चन में भी दे रखा है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहां पे कहें तो जो ये हमारा मीन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 5x + 20/5 इज इक्वल टू 11। इसको इधर ले गए, 5x + 20 इज इक्वल टू 55, इधर ले जाओ, 5x इज इक्वल टू 55 माइनस का 20, ये हो गया आपका, दिस इज 35, 5 से 7 टाइम्स, विच इंप्लाइज जो x है हमारा वो क्या हो गया, दैट इज 7 हमारे पास आ रहा है। अप्रोच क्या फॉलो अप कर रहे हैं हम, कि सभी ऑब्जर्वेशंस का हमने क्या कर लिया, सम कर लिया और उनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया, तो मुझे मीन मिल रहा है, और मीन मुझे दे भी रखा है, तो दोनों को मैंने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। और यहां पे मुझे जो x की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछ रखी थी वो हमें यहां पर मिल गई है। क्वेश्चन 17 देखिए, if the sum of first n terms of an AP is 3n² + 4n, its common difference is 6, then its first term is। ये तो एक क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है कि हमें सम ऑफ n टर्म्स यहां पे दे रखा है, दैट इज 3n² + 4n, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, और वो कह रहा है फर्स्ट टर्म बता दीजिए।
अब समझो, मैं जैसे एक एपी मान लेता हूं, लेट से एक एपी हमने मान ली ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। यहां पे मैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म कहता हूं, तो एक टर्म का सम कितना हो जाएगा, वो खुद टर्म हो जाएगी। S2 की बात कहता हूं तो ए प्लस डी, यानी कि ये हो गया आपका 2a प्लस डी। अगर मैं S2 में से S1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास आएगा 2a प्लस आपका दिस इज ए प्लस डी, 2a प्लस डी माइनस ए, यानी ये क्या आ गया, a प्लस डी आ गया। आप समझो, मैंने सम ऑफ टू टर्म्स में से सम ऑफ वन टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास a2 आ गया। अगर आप यहां पे an टर्म निकालना चाहते हैं तो आप क्या कर लेंगे, यहां पे सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको कौन सी टर्म मिल जाएगी, nth टर्म मिल जाएगी। जब मुझे सेकंड टर्म निकालनी थी तो मैंने टू टर्म्स में से उससे पहली सभी टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट कर दिया। मुझे nth टर्म निकालनी है तो n टर्म्स में से उससे पहली सभी टर्म्स का सम सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे nth टर्म मिल जाएगी। लिए Sn दे रखा है, अब इसमें तो ना उसने आपसे फर्स्ट ही टर्म पूछ रखी है, तो सम ऑफ वन टर्म तो वो पहली टर्म ही होती है। तो यहां पे आप S1 कर दोगे तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, यानी 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास जो वो पहली टर्म है दैट इज 7 हमें यहां पर मिल रही है। क्वेश्चन 18 देखिए, What should be subtracted from the polynomial x square minus 16x plus 30 so that 15 is the zero of the resulting polynomial? कि हमारे पास एक polynomial px है, px मान लेते हैं हम इसे, px is equal to x square minus 16x plus 30 और 15 इसका एक जीरो हो, x is equal to 15 is a zero, x इज इक्वल टू 15 इसका जीरो हो जाए, क्या सब्ट्रैक्ट कर लें इस पॉलिनोमियल में से। आप समझो, मान लो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px है, लेट्स से सम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और मैं कह रहा हूं x इज इक्वल टू a इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये इसका क्या हो, एक जीरो हो। तो आप समझें कि यहां पे पॉलिनोमियल PA, अगर पॉलिनोमियल के अंदर a रख दोगे ना तो वो जीरो के इक्वल बन जाता है, मतलब उस पॉलिनोमियल के अंदर वो x की वैल्यू रखोगे तो पॉलिनोमियल आपका जीरो हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि x इज इक्वल टू 15 इसका एक जीरो है तो x इज इक्वल टू 15 को यहां रखने पर ये जीरो बनना चाहिए। अब ये जीरो नहीं बनेगा क्योंकि वो सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो जितनी वैल्यू बचेगी ना वो सब्ट्रैक्ट करने पर ये जीरो बन जाएगा। हम यहां 15 को पुट कर देते हैं तो P15 क्या आएगा, 15 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 15 और प्लस का 30, ये हो गया 225 माइनस, और ये हो गया 24 प्लस 30, यानी कि 255 माइनस 240, ये आ रहा है 15। अगर ये जीरो बन जाए, ये जो रिजल्ट है वो जीरो बन जाए तो हमारा x इज इक्वल टू 15 इसका एक जीरो हो जाएगा। तो मुझे यहां से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये 15 मुझे यहां से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब मेरा जो ये x इज इक्वल टू 15 है ये इसकी एक जीरो यहां पर बन जाएगी। इसके बाद सेक्शन बी से क्वेश्चन 21 देखिए, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है। तो इसकी वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए क्या करना है, सभी की वैल्यू मुझे यहां पुट कर देनी है और मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पे सेक स्क्वायर 45, सेक 45 होता है आपका √2 इसका स्क्वायर, माइनस टेन 45 होता है 1 इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर 45 डिग्री मेरे पास क्या होता है, साइन 45 होता है हमारे पास 1 अपॉन √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर इज 2 माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन 2, तो यहां पे आ गया 1 अपॉन 1 अपॉन 2, ये 2 ऊपर चला गया दैट इज 2। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, दैट इज 2, यहां क्वेश्चन 21 को सॉल्व करने से आ रहा है।
क्वेश्चन 27 को देखिए। वी हैव टू प्रूव क्या है हमारे पास, दैट साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। इसको मुझे इक्वल प्रूव करना है किसके, 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, इसके प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें LHS ले लेता हूं। आपकी नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे टेकिंग LHS एंड आफ्टर दैट फिर इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम में दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, ये आ गया। अब आप देखो तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास साइन ए प्लस कॉस ए। साइन ए प्लस कॉस ए की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर, प्लस जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलें, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर ए बी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1। अब नीचे जो टर्म है ना वो पूरी साइन स्क्वायर ए में है। मेरे पास एक रिजल्ट होता है कि मैं अगर चाहूं तो यहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसको इधर ले आए तो कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस का साइन स्क्वायर ए, ये हो गया 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू RHS। मेरे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड है। तो एक क्वाइट सिंपल अप्रोच हमने फॉलो अप कर ली, LHS ली, उसका LCM लिया और फिर टर्म्स को ओपन कर दिया। बाकी टर्म्स तो बन गई बट यहाँ कॉस स्क्वायर ए आ रहा था, अब मुझे कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट करना था, तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया और वो RHS हमारे पास यहाँ पे बन गई है। क्वेश्चन 28 का ए पार्ट देखिए। In what ratio does the x-axis divides the line segment joining the points? Also find the coordinates of the point of intersection. हमारे पास क्या है यहां पे 2, -3 और 5, 6 को क्या है एक लाइन ज्वाइन कर रही है, लेट ए और बी नाम दे देते हैं। एक्स एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी, लेट से एट पॉइंट सी आर। तो यहां पे हम मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 2, -3 एंड बी 5, 6। लेट एक्स एक्सिस डिवाइड्स ए बी इन के रेशो 1 एट सी। ये जो है इसको के रेशो 1 में डिवाइड करती है। तो हम यहां पे सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला। तो जरा देखिए क्या होता है, क्योंकि डिवीजन इंटरनल है तो के की मल्टीप्लाई यहां पे 5k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, 6k -3 अपॉन k प्लस 1। अब क्योंकि जो ये पॉइंट सी है वो लाइन ए बी पर भी लाई करता है और एक्स एक्सिस पर भी लाई करता है, और एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है ना वहां यहां तो कुछ भी हो वाई कोऑर्डिनेट उसके अंदर क्या होता है 0 होता है।
तो यहां पे हम कहेंगे सिंस द पॉइंट सी लाइज ऑन, सिंस द पॉइंट सी लाइज ऑन, किस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस, सो जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट इज 0, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, यानी 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 जो है वो 0 होगा। इधर जाके सारा कुछ 0 बन गया, इधर ले आओ, k इज इक्वल टू 3/6 यानी 1/2। मेरे पास रेशो है k रेशो 1 यानी 1/2/1, तो यहां पे आ गया आपका 1/2। तो मेरे पास जो रेशो है यहां पे वो क्या आ रहा है, दैट इज 1/1/2 आ रहा है। 1/2 मतलब 1/2। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास यहां पे आ गया है। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम इसका निकालें, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, दैट इज सी है हमारे पास, तो k की वैल्यू आप यहां रख दें। देखो ये तो 0 हो जाएगा आपका, क्योंकि ये तो 0 ही है, इसमें रख देना है 5, k की वैल्यू है 1/2, 5/2 प्लस 2 अपॉन 1/2 प्लस 1, और ये आपका 0 रहेगा। तो यहां पे आ गया ये 9/2 और ये है आपका 3/2, 2 से 2 और ये 3 से 3 टाइम्स कॉमा 0। सो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 3,0 यहां पर आ रहा है। क्वेश्चन 28 का बी पार्ट देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC हैविंग वर्टिसेस ABC। एक ट्रायंगल ABC है जिसके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं और हमें लेंथ ऑफ द मीडियन ABC निकालनी है। तो मेरे पास जो ट्रायंगल है वो क्या है, यहां ABC। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,-1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3। वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ द मीडियन, ए से हमने एक मीडियन डाली है एट द पॉइंट डी। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी वर्टिसेस से आपका मीडियन डाली जाए तो सामने वाली साइड को क्या करती है, आपका बाइसेक्ट करती है। तो मैं यहां पे कहता हूं आपका कि D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। जो D है वो मिड पॉइंट ऑफ BC है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D हम निकाल पाएंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D मेरे पास क्या आ जाएंगे, वो होता है x1 प्लस x2/2 यानी 2 प्लस 0/2 और 1 प्लस 3/2। तो 2/2 तो आ गया 1 और ये आ गया 2, यानी D के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,2। लेंथ ऑफ मीडियन AD हम निकाल लेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस, ये माइनस का 1 आएगा तो प्लस का 1 का स्क्वायर रूट, यानी ये आ गया आपका 1, 3 का स्क्वायर इज 9, सो रूट 10 यूनिट्स। तो हमारे पास ये क्या है, रूट 10 यूनिट्स आपके पास आ गई है, दैट इज लेंथ ऑफ द मीडियन AD। क्वेश्चन 34 जो है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप इस क्वेश्चन 34 को देख सकते हैं। क्वेश्चन 35 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। हमारे पास ग्राउंड पे एक पॉइंट है दैट इज ए और एक जेट उड़ रहा है, जेट लेट से BC हाइट पे उड़ रहा है और पॉइंट ए से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दैट इज 60 डिग्री है। एंड यहां पे मान लो यहां पे उड़ रहा था, अब वो थोड़ा आगे चला गया है, जब वो आगे जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा। तो यहां पे मान लो वो यहां DE पॉइंट पे आ गया, DE पॉइंट पे आ गया है, तो यहां पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है मेरे पास, दैट इज 30 डिग्री है। ये मेरे पास क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब वो कह रहा है कि एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 मीटर, यानी कि 3600 मीटर की कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, यानी कि BC और जो DE है वो आपके सेम रहेंगे।
दैट इज 3600 रूट 3 मीटर। और वो कह रहा था कि 30 सेकेंड के अंदर, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। 30 सेकेंड में, यानी इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक आने में उसको टाइम लगा है 30 सेकेंड। और वो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट। अब क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए, वो स्पीड निकलवाना चाह रहा है, टाइम उसने मुझे दे दिया। अगर मैं ये सीई डिस्टेंस निकाल लूं तो मैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड ऑफ द जेट निकाल सकता हूं। क्वाइट सिंपल। तो मुझे ये सीई डिस्टेंस निकालनी है, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, लेट्स से दैट इज एक्स। नाउ ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, 3600 रूट 3 है। यहां पे हमने मान लिया इन ट्रायंगल BCA ले लिया, इन ट्रायंगल BCA। तो BC अपॉन CA, आप समझो ये एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। एंगल से 90 डिग्री की तरफ मूव करते हैं, पहली साइड बेस, उससे अगली साइड परपेंडिकुलर। तो PBP ओवर HHB, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है 10, और ये हो गया आपका 10 60। BC क्या है मेरे पास, दैट इज 3600 रूट 3 अपॉन CA, और 1060 होता है रूट 3, ये कैंसिल हो गया, CA को इधर ले आओ, CA इज इक्वल टू 3600 मीटर। अब मुझे निकालनी है ये वाली डिस्टेंस। तो बड़े वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल DEA ले लेते हैं, इन ट्रायंगल DEA ले लिया, तो DE अपॉन EA इज इक्वल टू 10 डिग्री हो गया। DE क्या है मेरे पास, 3600 रूट 3 अपॉन EA को मैं लिख सकता हूं x प्लस ये वाली डिस्टेंस हमने अभी निकाली 3600, और 10 होता है 1 बाई रूट 3, इधर ले आओ। x प्लस 3600 इज इक्वल टू 3600 रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा। तो ये x प्लस 3600, इसको इधर ले आइए, x इज इक्वल टू 10,800 माइनस 3600, ये जीरो आ गया, 8 माइनस 6 इज 2, 7200 मीटर। यानी जो x है वो आपका ये आ गया। तो स्पीड ऑफ जेट जब हम निकालेंगे, स्पीड ऑफ जेट क्या होगी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी 30 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 7200, और 30 सेकेंड में डिवाइड कीजिए, 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12, दिस इज 720, 240 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ जेट जो है वो 240 मीटर पर सेकेंड आ रही है। कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं कि 30 सेकेंड में जितनी उसने डिस्टेंस कवर की है उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें उसकी स्पीड यहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हम सेट 1 में कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन 34 आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक है वहां पे देख सकते हैं, और बाकी के क्वेश्चन सेट 1 के अंदर आपको मिल जाएंगे।